नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। 2024 के चुनाव से पहले संसद में सरकार और विपक्ष के बीच सियासी घमासान छिड़ गया है। सरकार ने विपक्ष के आक्रामक तेवर अख्तियार कर लिया है। केंद्र सरकार और विपक्ष एक दूसरे को घेरने में जुटे हैं। मोदी सरकार ने अपने 10 साल की उपलब्धियां और मनमोहन सरकार के 10 सालों के काम की नाकामियां, खासकर आर्थिक मोर्चे पर विफलता को लेकर 59 पन्नों का श्वेत पत्र जारी किया है, जिसमें मोदी सरकार की नीतियां और उपलब्धियों के बारे में बताया गया। साथ ही 2047 को लेकर विजन प्रस्तुत किया गया है। यूपीए सरकार के दौरान बैंकिंग सिस्टम की बदहाली के बारे में बताया। वहीं मोदी सरकार के दौरान सुदृढ़ बैंकिंग सिस्टम का ब्यौरा दिया गया है। यूपीए सरकार के दौरान हुए घोटालों का जिक्र किया गया है, तो वहीं मोदी सरकार के दौरान गुड गवर्नेंस की बात भी कही गई। वहीं कांग्रेस मोदी सरकार के 10 सालों के शासन पर एक ब्लैक पत्र जारी कर चुकी है, जिसमें मोदी सरकार की नाकामियों का उल्लेख किया गया है। नोटबंदी, महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी की बात कही गई। इन सब में सबसे अहम सवाल यह है कि आखिर सत्ता की लड़ाई कैसे सत्ता पर आई। 10 साल बनाम 10 साल की लड़ाई में कौन बेहतर, ब्लैक एंड व्हाइट की लड़ाई में कौन मारेगा बाजी। इस मामले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तमाम खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि किस तरह से सदन में, दोनों सदनों में पेश किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से श्वेत पत्र जारी किया गया और इस पर अब चर्चा की जानी है। तो श्वेत पत्र के जरिए मोदी सरकार यूपीए सरकार के यूपीए के 10 सालों के दौरान अर्थव्यवस्था की जो स्थिति रही है, एनडीए सरकार के समय में से कंपेयर किया जाएगा इसे। और इस कंपैरिजन के लिए अगर हम देखें तो कांग्रेस की ओर से भी ब्लैक पेपर जारी किया गया है। इस ब्लैक पेपर में मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल को अन्याय काल कहा गया है। देखिए, श्वेत पत्र के जरिए मोदी सरकार दरअसल यूपीए के 10 सालों के दौरान अर्थव्यवस्था की जो स्थिति रही है और एनडीए सरकार के समय से इसे कंपेयर करेगी। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 10 साल अन्याय काल, ये कहना है कांग्रेस का। श्वेत पत्र देखिए, संभवतः फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसी, नीति और एक्सचेंज रेट पॉलिसी जैसे अलग अलग सब्जेक्ट्स को कवर करते हुए पिछले कुछ सालों में भारत सरकार की जो ओवरऑल इकोनॉमिक पॉलिसी रही है, इसका मूल्यांकन, वर्णन और विश्लेषण करेगा। लेकिन कांग्रेस समेत विपक्षी दल जो है वो निशाना साध रहे हैं और इसीलिए देखिए तमाम मुद्दों पर घेरने वाली जो विपक्ष है उन्होंने श्वेत पत्र जारी किया। खासकर कांग्रेस और 10 साल को अन्याय काल कहा गया है। एनडीए बनाम यूपीए, कांग्रेस का कहना है कि बेरोजगारी बढ़ी है, किसानों पर अन्याय हुआ है, महंगाई बढ़ी है, सरकारी पदों पर ओबीसी जो पद है वो क्यों खाली है, ऐसे तमाम मुद्दे कांग्रेस उठा रही है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार सच बताए, आज की महंगाई जो है वो क्यों बढ़ रही है, बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है। तो बीजेपी जहां इसे अमृत काल बता रही थी, कांग्रेस इसे अन्याय काल बता रही है।
तो ये देखिए, अमृतकाल वर्सेस अन्यायकाल, आज चर्चा की जानी है श्वेत पत्र पर। दोपहर 12 बजे ये चर्चा होनी है। लोकसभा में दोपहर 12 बजे मोदी सरकार के श्वेत पत्र पर चर्चा होनी है। नियम 342 के तहत देखिए लाया गया है ये श्वेत पत्र। इस पर चर्चा होगी और ये उम्मीद जताई जा रही कि लगभग 4 घंटे से 5 घंटे तक का समय लग सकता है इस चर्चा के दौरान। वहीं राज्यसभा की बात कर ले तो आज की लोकसभा में हो रही है, राज्यसभा में शनिवार को चर्चा की जाएगी। एनडीए का कहना है श्वेत पत्र के जरिए कि 2014 से पहले देश के सामने किस तरह आर्थिक और राजकोषीय चुनौतियां थी। सत्ता में आने के बाद मोदी सरकार ने इन चुनौतियों पर विजय हासिल की है। चलिए इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आलोक वत्स जो कि बीजेपी नेता हैं वो जुड़ गए हैं। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी जी जो कि सपा के प्रवक्ता हैं वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील वकील जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ जुड़ गए हैं और आदेश भारद्वाज जी जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो चलिए इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। मैं सबसे पहले भुवन जी आपके पास आना चाहूंगी। आज सरकार चर्चा करेगी श्वेत पत्र पर, इस पर सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आजाद भारत की ये पहली ऐसी सरकार है जो कि पिछली जो सरकार थी यूपीए की उस पर श्वेत पत्र लाने जा रही है, क्योंकि सरकार के जो 10 साल का जो कार्यकाल है वो हाथ खाली है। और मैं कहना चाहता हूं कि जो जो वादे लेकर वो जनता के बीच में अपना मैनिफेस्टो लेकर गए थे, आज वो मैनिफेस्टो को अगर हम देखते हैं तो लगता है कि केवल जनता के साथ ठगी करने का काम, अन्याय करने का काम अगर किसी ने करा। मैं इसका जवाब आलोक वत्स जी से ले लूंगी। सर छोटे छोटे रिएक्शंस ले लेते हैं। पहले आलोक जी देखिए, सपा प्रवक्ता है जो ये कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ जनता से ठगी का काम आपने किया है, आपकी सरकार ने किया है। क्या वाकई ऐसा किया आपकी सरकार ने? देखिए चारुल जी, जी इनकी बातों में कोई दम नहीं है। अगर हमने कोई काम नहीं किया है, इनकी बात मान लेते तो जनता हमें लगातार जिताने का काम क्यों कर रही है? दोबारा लोकसभा में, विधानसभा में, नगर निगम में, ये जरा इस पर भी तो गौर करें कि इनकी बातों पर जनता को विश्वास है, हमारी बातों पर जनता, हमारे द्वारा किए गए कार्यों को जनता के पर विश्वास है। हमने जितने कार्य कर दिए हैं वो मील के पत्थर हो गए हैं। आज तक आजादी के 75 वर्ष में वो काम नहीं हुए। आज भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था क्या हंसते खेलते हो गया, या उसके लिए कुछ कार्य किया गया? आज इन्फ्लेशन का दर विश्व में डबल डिजिट में है बड़े बड़े मुल्कों में, और हमारे यहाँ हमने उसको 4.25 पर बांध के रखा हुआ है। क्या ये कम बड़ा अचीवमेंट है? इतने वैश्विक स्थिति इतनी खराब होने के बावजूद हमने इसको इस कदर बांध के रखा हुआ है। आज हमने 9 करोड़ से ज्यादा टॉयलेट बना के दिया, 4 करोड़ से ज्यादा मकान लोगों को बना के दिया, 40 करोड़ लोगों को हमने 5 लाख का बीमा योजना दिया। उसके बाद रोडों का महाजाल बिछा दिया पूरे भारतवर्ष में। उसी तरीके से एयरपोर्ट दुगुने तिगुने कर दिए। रेल का विस्तारीकरण उसी गति से हुआ। स्टार्टअप्स में
करोड़ों लोगों को नया काम करने का, रोजगार का अवसर मिला और 5 लाख का इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइड किया गया। किसानों को 11.8 करोड़ किसानों को 58,000 करोड़ रुपया अभी तक सब्सिडी के रूप में उनके खाते में जमा किया गया है, और जो 80 करोड़ लोगों को अभी तक हम अनाज देते आ रहे हैं। जी, कुल मिलाकर आपके पास बहुत कुछ है बताने के लिए। आदेश जी, देखिए आलोक जी ने काफी कुछ बताया कि अर्थव्यवस्था में सुधार किया, रेल की पटरियां बनाई हैं, काफी कुछ तो किया है, इनका कहना है इनकी सरकार ने। फिर आपको क्यों लगता है कि ब्लैक पेपर लाने की जरूरत पड़ेगी? जैमिनी जी हरियाणा के एक बहुत बड़े कवि हैं, और वो एक सुनाते हैं एक बच्चे का किस्सा। एक बच्चा था, उसके पेरेंट्स से पूछा कि बेटा आपके रिजल्ट का क्या हुआ, तो उन्होंने आप बोलिए, टेलीविजन को जल्दी से बोलिए जी। आपको फोन नहीं किया? चारुल जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आदेश जी, आ रही है आवाज। तो पेरेंट्स ने बच्चे से पूछा कि बेटा आपके रिजल्ट का क्या हुआ, तो बच्चे ने कहा कि पापा परमानेंट सरपंच का बच्चा है वो भी फेल हो गया, रवि दत्त का जो गांव का नंबरदार है उसका बेटा है वो भी फेल हो गया। कहता बेटा अपना बता। कहता जी ये सुखबीर का लड़का है वो भी फेल हो गया। कहता बेटा मैं तेरा रिजल्ट पूछ रहा हूँ। कहता जब ये सरपंच का बच्चा, नंबरदार का बच्चा सब फेल हो गए तो मैं को राष्ट्रपति का बच्चा हूं जो पास हो जाता। लेकिन जब उसके पेरेंट्स को पता चला तो सारे बच्चे पास थे, उन्हीं का अपना बच्चा फेल था जो है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर फ्रंट पे फेल है, लेकिन कहीं ना कहीं दूसरों के फेलियर, दूसरों की आलोचना करके अपने आप को ना सक्सेस दिखाना चाहते हैं। नहीं, लेकिन इसके हिसाब से तो आदेश जी लगता है कि आपने आलोक जी का जवाब सुना ही नहीं। उन्होंने ये नहीं, बताया मुझे कि किसी की आवाज नहीं आ रही, सिवाय आपके किसी की आवाज नहीं आ रही। मैं आपको उन्होंने यही कहना अपनी चाहता हूं सरकार की कि उपलब्धियां बताई। उन्होंने ये नहीं कहा कि विपक्ष ने क्या नहीं किया या विपक्ष की क्या मैं खामियां रही। उन्होंने कहा कि हमारी चारुल जी, सरकार ने रेल बनाई है, हमारी सरकार ने अर्थव्यवस्था में सुधार किया है। उन्होंने अपनी सरकार की जो नीतियां रही हैं, जो काम किए हैं, वो बताया है। चलिए मैं लौटूंगी आपके पास। सुशील जी हमारे साथ बने हुए हैं। सुशील जी देखिए, अब ये अमृतकाल वर्सेज अन्याय काल हो गया है, आप किस तरह से देखते हैं इसे? चल रहा है आप लीजिए, इसका बड़ा प्रमाण है। आज ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा कि एक तो पहले रेपो रेट रख दिया इस पे होल्ड पे, और फिर प्रोजेक्ट किया 7.7% ये आपका जो ग्रोथ रेट है 6.7% से। इसका मतलब है कि देश आगे ही जा रहा है। अब जो किस चीज में ये देश आगे नहीं जा रहा, आप ले लिया रोड, बिल्डिंग्स, हॉस्पिटल्स, अपना मेडिकल कॉलेजेस, वाटरवेज, सी लिंक्स, एयरपोर्ट, टनल, स्पेस टेक्नोलॉजी, मेड इन इंडिया रेलवेज एंड बुलेट फास्ट ट्रेन, डिफेंस, करप्शन के बगैर सब चल रहा है। ये अमृत काल ही चल रहा है। अब ये स्टेट्स को भी फंड्स मिल रहे हैं हर एक जगह। अब ये 3-4 इंक्रीज हो गया इनका, जो इनकम टैक्स पेयर्स है 3 गुना ज्यादा बढ़ गया इनकम टैक्स रेट। ये जो जीएसटी कलेक्शन है वो बहुत बढ़ रहा है। तो अमृत काल ही चल रहा है। अब कांग्रेस की वजह से ये तो नहीं हो गया, तो कांग्रेस जो कहेगा हमें वही मानना पड़ेगा। यानी आप देखिए 7% से या इन्फ्लेशन 5% पे आ गए 10 साल पे। तो अमृत काल की ओर ही जा रहा देश। मेरे ख्याल से कांग्रेस के जितने भी अपना ये लगा रहे, ये कुछ सालों से इनका ऐसे ही चल रहा है कि ये बेरोजगारी है जी, महंगाई है जी, या इन्फ्लेशन ही कम हो रही है, माइनॉरिटी को तंग करे। आप दीजिए ये कांग्रेस के ये चुलबुले हैं, ये तो चलते नहीं रहेंगे। देश अच्छी तरह चल रहा है, आगे जा रहा है, हर चीज में तरक्की हो रही है। देश अच्छी तरह चल रहा है। भुवन जी, जी जो वरिष्ठ पत्रकार हैं वो भी यही कह रहे हैं। आलोक वत्स जी हैं, उन्होंने भी बताया कि सरकार ने क्या क्या अच्छा काम किया। फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि जनता को लूटा जा रहा है, ठगा जा रहा है? चारुल जी, मैं तो कहना चाहता हूं जो अमृतकाल है, उस अमृतकाल में देश ने ऐसा ऐसा देखा, ऐसी ऐसी घटनाएं देखी जो आज़ाद भारत में नहीं देखी। आप भी बेटी हैं, हमने देखा कैसे इस डबल इंजन की सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमारी माँ बेटियों को नग्न घुमाया गया मणिपुर में, ये पूरे देश ने देखा। जो पहलवान बेटियां थी
जो देश का नाम रोशन करके आई विश्व के पटल पर, उनको कैसे घसीटा गया, ये देश ने अमृतकाल को देखा है। देश ने देखा है किस प्रकार कानपुर में माँ बेटी की हत्या कर दी गई योगी सरकार के में द्वारा, हाथरस में दलित बेटी को जिंदा जला दिया गया। इस अमृतकाल में देश ने देखा है संसद पर हमला कैसे हुआ इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, और अल्पसंख्यक समुदाय के सांसद को किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने पूरे संसद में गाली दे के शर्मसार करने का काम करा। इस अमृतकाल को भी आपने देखने का काम करा, और आपने अमृतकाल में देखने का काम करा किस प्रकार जो अजीत पवार है, उनको भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 7,000 करोड़ का घोटाला करके करा है, और इसी देश में उनको आपने उप मुख्यमंत्री बनने को भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने उनको नवाजा है। शुभेंदु अधिकारी के बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, नारायण राणे के बारे में भारतीय जनता पार्टी ने कहा था, लेकिन निश्चित तौर पे मैं कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी वो डिटर्जेंट लेकर आई है कि इनके साथ आइए, सब जो वादे थे इनके हवा हवाई साबित हो गए। आप टॉपिक से थोड़ा सा सर दूसरे रास्ते पर चले गए। हम श्वेत पत्र का जिक्र कर रहे हैं, आप फिर वापस ईडी और सीबीआई वहां पर जा रहे हैं, वहां पर उसका टॉपिक नहीं है सर, इस पे बात कर लीजिए। चारुल जी देश में क्या बात कह के आए थे, क्या मैनिफेस्टो आपको याद होगा? आप तो बहुत देश के एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं। मैं आपको पूछना चाहता हूं, इन्होंने कहा था काला धन आएगा, काला धन तो छोड़िए, देश का सफेद धन लेके भारतीय जनता पार्टी के उद्योगी मित्र चले गए। 2 करोड़ नौकरी की बात हुई थी, कहां गई 20 करोड़ नौकरी बताने का काम करे। किसान की आय दुगनी की बात हुई थी, और बात क्या हुई है, किसानों को कहा गया आतंकवादी खालिस्तानी इस सरकार में कहा गया, और गृह राज्य मंत्री का बेटा अपनी थार लेके निकल जाता है किसानों की हत्या करने के लिए। यह देश का अमृतकाल नहीं तो क्या चल रहा है? मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, रोजगार के नाम पर अग्निवीर बनाने का काम हमारे युवाओं। मैं जवाब आलोक जी से ले लेती हूँ, आपके बहुत सारे सवाल हैं। आलोक जी, आपने तमाम सवाल सुने होंगे। सुशील भुवन जी काफी सारे आरोप लगा रहे हैं कि किसानों को आप खालिस्तानी कहते हैं, बेटियों को खींचा जाता है, मणिपुर का भी जिक्र कर रहे हैं, बहुत सारे आरोप लगा रहे हैं। जवाब दीजिए सर। देखिए चारुल जी, ये जो एलपी, मैं इसको एलपी कहता हूँ, ये एलपी विपक्ष पिछले कितने चुनाव से बजा रहा है, लेकिन देश की जनता को ये एलपी पसंद नहीं आ रहा है। ये बातें, नोटबंदी, ये बेरोजगारी, ये सब कितने दिनों से ये कानपुर हाथरस कितने दिनों से कर रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, राजस्थान की चर्चा क्यों नहीं करते? वेस्ट बंगाल की चर्चा क्यों नहीं करते हैं? वहां ये जो हुए औरतों के साथ, वहां किसकी सरकार? और बेरोजगारी पे तो 25 करोड़ लोगों को हमने गरीबी दर से बाहर निकालने का काम किया अपने पिछले 10 साल के साथ। और रोजगार की बात करते हैं, 6 लाख सरकारी नौकरियां यूपीए गवर्नमेंट ने दी थी अपने शासनकाल में, और हम अभी तक 9 लाख क्रॉस कर चुके हैं। और जिस तरीके से स्टार्टअप, देश के स्टार्टअप को हमने आगे बढ़ाने का काम किया है, करोड़ों युवा आज अपने स्टार्टअप में करके और अपने को अच्छी तरीके से संवार रहे हैं। तो ये मैं आपको रोकना चाहूंगी, एक छोटा सा रिएक्शन मैं आदेश जी का और ले लूं उसके बाद, क्योंकि हमें ब्रेक लेना है। आदेश जी, जब पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह तारीफ करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और कहते हैं कि मेरे साथ भले ही कुछ मजबूरियां थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत अच्छी तरीके से काम किया है और अर्थव्यवस्था को आगे लेकर गए हैं, फिर कांग्रेस ब्लैक पेपर लाकर ये क्यों कह रही है कि अर्थव्यवस्था को खराब किया गया है, अर्थव्यवस्था पटरी पर नहीं है और भारत बहुत पीछे चला गया अर्थव्यवस्था में? एक छोटा सा रिएक्शन से ब्रेक लेना है। हुआ था मोदी जी के 10 साल के अंदर 96% है ग्रोथ जो है। दूसरी बात, नोटबंदी के अंदर सैकड़ों लोगों की मृत्यु हुई। प्रधानमंत्री, पूरे 30 लाख से ज्यादा कारखाने देश के बंद हुए। प्रधानमंत्री तालियां पीट के कहते हैं कि 3 लाख फैक्ट्रियां बंद होगी। आदेश जी, सवाल ये था कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने खुद तारीफ करी थी प्रधानमंत्री की, इस आधार पर आपको जवाब देना था। मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए अभी हम रुक रहे हैं, चर्चा आगे जारी रहेगी, बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बात कर रहे हैं हम श्वेत पत्र की, यानी तमाम जो सवाल उठाए जा रहे हैं विपक्ष की ओर से उसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी यानी एनडीए ये जो श्वेत पत्र ला रही है इसके जरिए बता रही है कि 10 सालों में आखिर सरकार ने क्या कुछ अच्छा काम किया है, लेकिन विपक्ष इसे सिर्फ और सिर्फ अन्यायकाल कह रहा है। हमारे साथ तमाम मेहमान बने हुए हैं। आलोक वत्स जी नेता बीजेपी जो कि हमारे साथ बने हुए हैं, प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी जो कि हमारे साथ सपा प्रवक्ता है स्टूडियो में बने हुए हैं, सुशील वकील जी वरिष्ठ पत्रकार बने हुए हैं, और आदेश भारद्वाज जी जो कि प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, वो हमारे साथ बने हुए हैं। मैं सबसे पहले आलोक जी आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि आपका जवाब भी उस वक्त पूरा नहीं हो पाया था। तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं, आप जिसे अमृतकाल कह रहे हैं, एनडीए जिसे अमृतकाल कह रही है, पीठ थपथपा रही है अपनी, विपक्ष उसे अगर अन्याय काल कहे, यानी आप अपना जो विपक्ष है वो भी सहमत नहीं हो पा रहा है आपसे। एक बार फिर से रिपीट करें, थोड़ा आवाज। मैं बड़े सम्मान के साथ आपकी डिबेट छोड़ रहा हूं। अगर आप इस तरह से भेदभाव रखेंगे, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपका प्रेस्टिजियस चैनल है। अभी तो ब्रेक ओपन ही हुआ है, अभी तो कोई ब्रेक सवाल ओपन नहीं हुआ है, कुछ हुआ नहीं है। मेरी बात पे ब्रेक हुआ था। आपने आलोक वत्स चलिए को सर, बुला आप रहे हैं। आप अपना जवाब पूरा कर लीजिए। कांग्रेस के प्रवक्ताओं का नाम भी पत्रकारों के बाद ले रहे हैं, क्यों इतना भेदभाव करते हैं? आदेश जी आप अपना जवाब पूरा कर लीजिए। ऐसा नहीं है। जर्नलिज्म ये नहीं होता। आदेश सर जी आप बोलिए, अपना सर बोलिए। जवाब पूरा कर सकते सर हैं। बोलिए सर बोलिए। सरकार बता रही है वो जर्नलिज्म नहीं है। आदेश जी आप जवाब पूरा कर सकते हैं। जो सरकार बता रही है वो जर्नलिज्म नहीं है। जो सरकार सर बोलिए सर मुझे जर्नलिज्म सिखाने से अच्छा है कि आप अपने सवाल के आप अपने जो जवाब है उसे पूरा कर सकते हैं। सर सरकार बहुत बड़ा मीडिया का वर्ग सरकार का भोपू बन गया है। हम सरकार के भोपू नहीं है। जो सरकार छिपा रही है वो मीडिया का धर्म है कि मीडिया उसको बताए, लेकिन आपका धर्म ये हो गया कि जो सरकार के भोपू आपका धर्म अगर पत्रकारों पर सवाल उठाना है, आपका धर्म अगर सिर्फ और सिर्फ सरकार पे सवाल उठाना है, तो इसका मैं कुछ नहीं कह सकती। मैं आपको पूरा मौका दे रही हूँ, मैं आपसे बोल रही हूँ कि आप अपना जवाब पूरा करें। मैं आपसे कह रही हूँ आप जवाब पूरा करें। आप कह रहे हैं कि पत्रकार सरकार का भोपू होते हैं, आप जवाब पूरा करें ना सर। आप जवाब पूरा करें ना सर, आपको मौका दे रहे हैं, आप जवाब पूरा करें ना सर। मैं वरिष्ठ पत्रकार नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, आप जवाब पूरा कर लेना सर। अरे आप सर जवाब पूरा करें ना, जवाब पूरा कर ले। आप मुझसे बहस करने से कोई मतलब नहीं है सर। मैं बड़ी सर समय बर्बाद हो रहा है देश का। अपने कीमती दर्शकों का आदेश जी आप जवाब देना चाहते हैं, आप जवाब देना चाहते हैं, दर्शकों को देश का सच नहीं दिखाया। आप जवाब देना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं लेना चाहते। झूठे और फरेबी लोगों से जो सच जो सवाल ही नहीं होने देता है। ठीक है सर, मैं आपको मौका दे रही हूँ, आप जवाब देना ही नहीं चाह रहे हैं। मतलब सवाल मेरे से आपने आप जवाब दीजिए ना, आपके पास जवाब है तो जवाब दीजिए ना। नाम ले रहे हैं कोई भी आपको। प्रधानमंत्री में इतनी क्षमता नहीं है कि विपक्ष के लोगों के इंडिया गठबंधन को गठबंधन कहते हो, घमंडिया कहते हैं। आप लोगों में ताकत नहीं है कि इंडिया गठबंधन को इंडिया गठबंधन कहने के INTA ये बोलते हैं। इतने आप डरपोक आप हो सकते हैं, हम डरपोक नहीं है। हमने देश को उन लोगों से आजादी दिलाई है जिनके राज में सूर्यास्त नहीं होता था। पृथ्वी के किसी न किसी आदेश जी आप जवाब देना चाहते हैं? रहता था, उनसे हमने लड़ाई लड़ी है। और बहुत सारे पत्रकारों ने चिट्ठियां चोरी चुपके पहुंचाई हैं। वो पत्रकारिता थी। पत्रकारिता ये नहीं कि सरकार पीसीआर आप आदेश जी को ऑडियो डाउन कर दीजिए। पीसीआर आदेश जी का ऑडियो डाउन कर दीजिए। उनके पास कोई जवाब नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ आरोप लगाना चाहते हैं। भुवन जी मैं आपके पास लौटूंगी एक बार। आलोक जी आप जवाब दीजिए। $80 अरब का घोटाले किया हुआ कांग्रेस ने अपने 60 वर्ष के कार्यकाल में, ये क्या जवाब देंगे? जवाब देने के लिए है इनके पास क्या? नहीं आप नहीं कर रहे हो, आप नहीं। आप आना चाहूंगी क्योंकि वक्त बहुत कम बचा है। 12 बजे चर्चा की शुरुआत होनी है। आप क्या देखते हैं आज क्या रहने वाला है, क्योंकि ये चर्चा लगभग 4 से 5 घंटे तक चल सकती है श्वेत पत्र पर। मेरे से बात कर रहे हैं जी सुशील जी। हाँ, ये चर्चा तो चलती रहेगी
विपक्ष को तो कोई मुद्दा है नहीं, इनको तो इसके जो भी सरकार कहेगी उल्टा ही उसका बोल रहा है। आप देख लीजिए आदि जी के जो ये खुशी ये प्रेजेंट थे अनएम्प्लॉयमेंट सरकार ये भारत देश में, आप बता दीजिए 2 करोड़ के लोग ये जॉब जो है ना, आप ये मांग रहे कि 2 करोड़ जॉब, ये बात करें व्हाइट कॉलर जॉब की। आप देखें इंडिया के किसी भी कोने में जाओ, कितनी डेवलपमेंट हो रहे, कितने प्रोजेक्ट बन रहे, कितने मॉल्स बन रहे, कितने ब्रिजेस बन रहे, कितने वाटरवेज बन रहे हैं। हर साइड से लोग एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। अब खाली जो सब व्हाइट कॉलर जॉब के पीछे पड़े, वो सरकारी जॉब के पीछे पड़े, वो लोग बेकार है। अब ये कहेंगे पीएसयू की बात करनी छेड़ दी, इंडिया के कांग्रेस से पीएसयू पड़ा है, लेकिन कांग्रेस ने ही पीएसयू को बर्बाद कर दिया। जिस पीएसयू की कैपेसिटी 500 कांग्रेस नेताओं के रिकमेंडेशन पे उसमें 3-3 हजार 4-4 हजार वर्कर्स लगे, जिसके कारण ये सारे एम्प्लॉय पीएसयू डूब गए। अब ये उसका दोष भी भारत सरकार को दे, देखो जी उन्हें पीएसयू भेज दिए। हमारी सरकार के लिए वॉलंटियर फंड बने थे, ये चीजें मानते नहीं है। अब मणिपुर की बात ये छेड़ रहे हैं, क्या कांग्रेस के जमाने में दंगे नहीं होते थे? क्या उन दिनों ये रेप्स वगैरह नहीं होते थे? उन दिनों क्रिमिनल इंसिडेंट्स नहीं होते थे? अब खाली एक स्टेट में मणिपुर में थोड़ा बहुत हो गया, थोड़ा बहुत तो थोड़ा बहुत हो गया, पूरे देश की छवि विश्व में खराब हो गई। आप कह रहे थोड़ा बहुत हो गया, कैसी बातें कर रहे हैं? कम से कम महिलाओं से माफी मांगी आप लोग। माननीय प्रधानमंत्री जी अभी तक वहां पर दौरा नहीं कर पाए, आप थोड़ा बहुत कहते हैं ऐसी घटना को। हमारे घर में माँ बेटियां हैं, ऐसी बातें करते हैं आप। महिलाओं के प्रति आपका ये रवैया है क्या? उसको छोटी मोटी घटना कहते हैं आप। देश को शर्मसार होना पड़ा। की बात करें, आप कांग्रेस स्टेट्स की बात करते हैं, आप देश को शर्मसार करने वाली घटना को थोड़ी बहुत घटना कह सकते हैं। वो महिलाओं के दर्द को आप नहीं समझते। आप खाली आपको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आपका नारा है, ऐसा सूखा नारा है। आप एक ही मणिपुर में पड़े रहे हैं, आपने क्या शब्द दिए कि छोटी मोटी घटना? इतनी महिलाओं के साथ अत्याचार हो गया, आपको छोटी मोटी घटना दिखती है? विश्व में भारत का नाम शर्मसार हो गया। क्या हो रहा है? आप तो वेस्ट बंगाल में कह रहा हूँ, बाकी बीजेपी स्टेट्स की बात क्यों नहीं कर रही? आप इसी बात रोजगार की बात आप कर रहे हैं। रोजगार में सरकार विवश हो गई। आप अपने बेटे को इजराइल भेज सकते हैं। आज सरकार नौकरी के नाम पर हमारे युवकों को आज इजराइल भेजना चाह रही है। एक ऐसा देश जहाँ पर युद्ध चला हुआ है, हम अपने देश में अपने प्रदेश में युवाओं को नौकरी नहीं दे पा रहे, इजराइल भेजने का भुवन जी आप ये सवालों का जवाब आलोक जी से लीजिए, क्योंकि हमारे साथ सुशील जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। आपके सवाल जो है वो सरकार से होने चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के नेता से ये पूछना चाहता हूं, क्या इजराइल में हमारे नवयुवतियों को जो आप भेजने का काम कर रहे हैं, क्या ये आप कहना चाहते हैं कि देश में रोजगार देने में आप सक्षम नहीं है, प्रदेश में रोजगार देने में सक्षम नहीं है? मैं आलोक जी से पूछना चाहता हूं, ये अपने बेटा बेटी को या इनके सांसद या विधायक अपनी बेटा बेटी को ऐसे देश में भेज सकते हैं जहां पर युद्ध की स्थिति हो? क्या आज देश का युवा मजबूरी में वहां जो जा रहा है? मैं पूछना चाहता हूं, सरकार ने क्यों वादा करा कि 20 करोड़ नौकरी आएगी? मैं आलोक जी आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आपकी सरकार ने काम किया है तो क्यों कंपैरिजन लाना पड़ा? क्यों कंपैरिजन की सीट आप लेके आ रहे हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आपने कहा कि जब हम लोग सत्ता में आए थे तो आर्थिक दृष्टि से जो वहां पर आर्थिक रूप से वो आर्थिक रूप से व्यवस्था संकट में थी। मैं पूछना चाहता हूं, क्या आप ये बात कहना चाहते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी वाजपेयी जी के कार्यकाल में ये संकट चला आ रहा था, आपकी सरकार भी वो 6 साल के कार्यकाल में आर्थिक संकट देश को दिया, ये आप कहना चाहते हैं? ये बहुत सारे प्रश्न हैं। अगर आप कहते हैं, आप भूल जाते हैं कि 6 साल की कार्यकाल की सरकार वाजपेयी जी की भी वहां पर रही है। क्या आर्थिक संकट से देश को देने में आपका भी योगदान है? क्योंकि आपने कहा है कि उससे पहले आर्थिक संकट था। निश्चित तौर पे आपको आज बताने को कोई कुछ नहीं है। आलोक जी आपके दावे खोखले हो चुके हैं। जिस संसद में ये हो रही है उस संसद की स्थिति भी देश ने देख ली है कि वहां पर कैसे नवयुवती घुस जाते हैं और वो रोजगार की बात करते हैं, वो बात करते हैं किस प्रकार की बातें करते हैं जो देश की महंगाई की। भुवन जी उन्हें जवाब तो देने दीजिए, जवाब तो देने दीजिए। इतने सारे सवाल आलोक जी, इस तमाम सवाल जो है ये फेहरिस्त आपके लिए थी। सही है भुवन जी, कांग्रेस वाले चले गए तो जोश में आ गए। मैं भुवन जी से पूछना चाहता हूं कि अगर हम लोगों ने कुछ नहीं किया है तो 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था इस विश्व में कैसे खड़ी हो गई हिंदुस्तान की?
आलोक जी, मुझे तो एक बात का जवाब दे दीजिए। आप ये बता दीजिए कि प्रति व्यक्ति आय कर्जा कितना बढ़ गया है और देश पे कितना कर्जा बढ़ गया जब से देश आपके हाथों में आया है। देश जानता है आपकी नीति और नियत को। देश जानता है कि आपके हाथ खाली हो चुके हैं। जो चुनावी जो घोषणा पत्र है यही बताने को काफी है। आलोक जी, सारे आपके चुनावी जुमले थे, जो आपने बातें कही थी, आपने काले धन की बात कही थी, लेकिन सफेद धन भी लेकर आपके औद्योगिक मित्र चले गए। आपने 2 करोड़ नौकरी की बात करी थी, आपके पास आप अपनी अग्निवीर बनाने का काम कर रहे हो। किसान की आय दुगनी की बात आपने कही थी। आज क्या स्थिति है? भुवन जी, आलोक जी, आप दोनों अगर आपस में ही बहस करेंगे तो यहाँ पर चर्चा का औचित्य क्या रहेगा? चलिए, आदेश जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। आदेश जी, आप अपना जवाब पूरा कर सकते हैं। श्वेत पत्र जो भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए की जो सरकार है वो लेकर आई है, आप जिसे अन्यायकाल कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं सर अन्यायकाल? चारू जी, मैं इसलिए कह रहा हूं कि सरकार ने नोटबंदी की, उसका क्या परिणाम निकला। मैं परिणाम बता रहा हूं कि 3 लाख फैक्ट्रियां बंद हुई, एक 2000 का नोट निकल के आया। वो 2000 के नोट को निकालने के फायदे क्या थे और सरकार ने आज उसको डिसकंटिन्यू किया, तो उसके फायदे क्या हैं? या तो सरकार ने उस दिन गलती की थी या सरकार ने आज गलती की है, ये आवश्यकता है बताना चाहिए। सरकार ने जीएसटी लगाया, जिस तरह से 15 अगस्त का जश्न मनाया गया था, रात को झंडा फहराया गया, वैसे इन्होंने पार्लियामेंट में जश्न मनाया था जीएसटी का टैक्सिंग लास्ट मंथ में 1,81,000 करोड़ रुपया सरकार ने इकट्ठा किया 1 महीने में। अगर इसको हम 12 से गुना कर दें तो लगभग 22 लाख करोड़ रुपए हो जाता है। और 22 लाख रुपए गरीब लोग से ऐसे ठगा, ऐसे निकाला जा रहा है जिसका कोई हिसाब नहीं। तो मैं बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं कि भगवान श्री राम जब लंका पे विजय करके वापस अयोध्या आए थे और उनका राज तिलक होने के बाद उन्होंने अपने मंत्रियों से जब मंत्रणा की तो उनके मंत्रियों ने कहा कि महाराज, हमारे पास कुछ कर की कमी है, पैसे की कमी है, लिहाजा हमें कुछ टैक्स लगाने पड़ेंगे, कुछ कर बढ़ाना पड़ेगा। तो भगवान श्री राम को उन्होंने बहुत सारे सुझाव दिए, लेकिन उनको कोई सुझाव पसंद नहीं आया। तो भगवान श्री राम ने एक तरीका बताया था कि कर की व्यवस्था ऐसे नहीं, ऐसे होनी चाहिए। इस तरह से सूर्य देवता नदी से, तालाब से, पोखर से, समुंदर से जल लेता है और देने वाले को पता भी नहीं चलता और वापस उन्हीं को लौटा देता है। ये कर की व्यवस्था होनी चाहिए। मैं बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं कि आज कर की व्यवस्था दूध पे, दही पे, नमक पे, आटे पे, कॉपी पे, किताब पे, पेंसिल पे लगा के इस सरकार ने गरीब आदमी की कमर तोड़ दी है। और अभी सरकारी स्कूलों का सर्वे हुआ है दिल्ली में, 70% बच्चे का ग्रोथ जो है वो सामान्य से कम है, क्योंकि उनके माँ बाप अपने बच्चों को हेल्दी खाना नहीं दे सकते, दूध दही नहीं खिला सकते। तो किस तरह की व्यवस्था है कि सरकार हमारे बच्चों के लिए हम अच्छा खाना भी नहीं खिला सकते। हम दुनिया में हमारा डंका बज रहा है, 80 करोड़ लोगों को 5 किलो आटा देना पड़ रहा है और ये सरकार सबसे बेहतरीन सरकार है। मैं तो धन्यवाद करना चाहता हूँ आदरणीय मनमोहन सिंह जी का कि जिन्होंने राइट टू फूड जैसा कानून बनाया और आज इस सरकार को जिन गरीबों से टैक्स के नाम पे लूट रही है उनको कम से कम 5 किलो अनाज तो देना पड़ रहा है, नहीं तो सरकार उनको भूखे मार देती। मैं बड़े अदब के साथ आपसे पूछना चाहता हूँ कि जिस तरह से कोरोना जब आया और कोरोना में लाखों लोगों की मृत्यु हुई और पार्लियामेंट के अंदर एक व्यक्ति ने सवाल पूछा, सांसद ने, कि ऑक्सीजन की कमी के कारण कितने लोगों की मृत्यु हुई, तो पार्लियामेंट में जवाब आया कि एक भी व्यक्ति की मृत्यु ऑक्सीजन की कमी के कारण नहीं हुई। ये तमाम बातें सरकार देश से गुमराह कर रही है, छुपा रही है। इनके जवाब सरकार को देने चाहिए और जो गलतियां हुई हैं उनको सुधारना चाहिए। रेगुलर प्रोसेस होता है, तभी कोई परिवार तरक्की करता है, तभी कोई देश तरक्की करता है। इसलिए मैं बड़े अदब के साथ, जिम्मेवारी के साथ आपको कहना चाहता हूं कि पत्रकारिता का धर्म वो नहीं जो सरकार बता रही है। पत्रकारिता का धर्म वो होता है कि जो सरकार छिपा रही है वो लोगों के सामने लाए और सरकार
उस रास्ते को अपनाए कि छिपाने की आवश्यकता आदेश ना जी, पड़े। ये आपको हमारे मैंने लोकतंत्र आदेश जी की, मैंने हमारी आपको पत्रकारिता पूरा की मौका दिया, खूबसूरती है। आपके जो भी सवाल थे वो आपने उठाए, और मुझे लगता है कि सरकार से सवाल करने का अधिकार आपका भी है, हमारा भी है, लेकिन आप बार बार पत्रकारों के ही पेशे पे वापस आ रहे हैं। गलत है ना सर? हम आपके पेशे पर सवाल उठाते हैं क्या? हमने कभी बिल्कुल सवाल उठाएं, उठाया हमारे कि पेशे पे नहीं? क्यों नहीं उठाएंगे? हमने क्यों कभी नहीं कहा उठाएंगे? कोई कि अधिकार कांग्रेस है। इतनी मजबूती से क्यों हमारे अपनी, पेशे पे, क्या मैंने हमारे कभी, पेशे पे सुनिए सभी- सुनिए, आपको मैंने मौका दिया, आपको कहा कि आप अपना पूरा पक्ष रखिए, मैंने आपसे कहा कि आप सवाल करिए, लेकिन आप बार बार पत्रकारों के पेशे पर ही आ रही हैं सर। गलत है ना? अगर कांग्रेस इतनी मजबूत है तो फिर मैं आप जनता को समझा पाइए ना कि कांग्रेस की चारू जी, नीतियां आप अच्छी हैं, निष्पक्ष सरकार में आएगी तो पत्रकार हैं, अच्छा आपका काम बहुत करेगी। प्रेस- आप बार बार मैंने हम पे ही पहले सवाल अपने उठा रहे शब्दों में हैं, कहा, आप आपको निष्पक्ष मौका भी तो हम ही पत्रकार दे हैं। रहे हैं ना बोलने का। आपका बहुत प्रेस्टिजियस चैनल है, इसलिए आपके चैनल को बहुत सारे लोग देखते हैं। तो सर इसीलिए आपको भी तो मौका दे रहे हैं ना। आपको आपको यहाँ पर जवाब चाहिए सरकार से, आपको सवाल करना है आलोक जी से, आपको आपको सुशील जी के साथ मिलकर सवाल करना है, आपको भास्कर जी के साथ मिलकर सवाल करना है। आपके लिए टॉपिक सिर्फ मैं ही रह गई हूँ। नहीं चारू जी, मुझे आपसे बिल्कुल कोई शिकायत नहीं है, और होगी तो आपको कहूंगा, मेरे से गलती होगी तो आप मुझे कहेंगे, नो डाउट। हम इसको बहस करके ही ठीक करते हैं, एक दूसरे से बातचीत करके हल निकालते हैं। लेकिन अगर विपक्ष की बात को दबा दिया, सरकार तो बोलने नहीं देती, पार्लियामेंट के अंदर जो सांसद बोलता है उसको बाहर का रास्ता दिखा देते, उसको डिस्क्वालीफाइड कर देते हैं। ये देश में हो रहा, 150 लोगों को बाहर करके ट्रक ड्राइवरों के लिए कानून पास कर दिया, 150 मेंबर पार्लियामेंट को बाहर करके। मैं सुशील जी के पास जाती आज वो हूँ। कानून होल्ड करने पड़ गए। बिल्कुल 2000 का बिल्कुल नोट इन्होंने लागू सुशील किया, जी, खुद ही क्या बंद कर लगता दिया। है कि इतनी सारी खामियां जो गिनाई जा रही है, मैं तो लौटूंगी देश क्या आदेश जी, चलाएंगे? लौटूंगी ये आपके सवाल पास, लौटूंगी आपके पास। सुशील जी, जो इतने सारे सवाल उठाए जा रहे हैं, इतने सारे सवाल जो उठाए जा रहे हैं कि नौकरियां नहीं दी जा रही हैं, कोविड का जो जिक्र किया जा रहा है, बेरोजगारी का जिक्र किया जा रहा है, अर्थव्यवस्था का जिक्र किया जा रहा है, ये सब कुछ आप कैसे देखते हैं? आप देख लीजिए आजी जी, पहले मैं कोई बीजेपी का स्पोर्ट्स पर्सन या बीजेपी का हिमाचली नहीं बैठा हूँ यहाँ पर। मेरी जो जजमेंट है वो फ्री और फ्रैंक है। आप देख लीजिए, आपने मुद्दा उठाया 2.5 लाख फैक्ट्री इंडिया में बंद हो गई। आप ये दूसरी साइड से नहीं देख रहे कि इंडिया में इन 10-15 सालों में 1,14,000 नए स्टार्टअप बन रहे हैं, बन गए हैं, और कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं और कितने देश को आगे ले रहे हैं। दूसरा मुद्दा आपने कहा फ्री राशन। आप देख लीजिए, हमें भी याद है जब कांग्रेस के जमाने में क्या होता था, अनाज सड़ रहा था गोदामों में, अनाज रखने की जगह नहीं होती थी, लेकिन लोगों तक नहीं पहुंचता था। वो सड़ा हुआ गेहूं पर गाय भी नहीं खाती थी कि बर्बाद करना पड़ता था। आप फिर वही घिसे पिटे जो चीजें हैं वो को वापस उभा रहे हैं दोबारा से बार बार। आप कोविड की बात करें, कोविड के टाइम ऑक्सीजन नहीं था। आप बता दीजिए, हमारे देश में 130 करोड़ लोगों तक ऑक्सीजन पहुंचाना इतना इजी नहीं था। आप बड़े डेवलप्ड कंट्रीज का देखिए, अमेरिका का क्या हाल हो गया, कितना बुरा हाल हो गया, फ्रांस में क्या हो गया, जर्मनी वगैरह बाकी कंट्रीज में क्या हो गया। जो इतने विकसित देश थे वो इसके साथ कोप अप नहीं कर पाए। हिंदुस्तान का कमाल है, भारत का कमाल है, जिन्होंने अपने लोगों को ही नहीं बचाया बल्कि देश के बहुत सारे मुल्कों को भी बचा दिया। लेकिन आप एक चीज कहते हैं, अपना तो मुद्दा आप रखिए, लेकिन ये हर चीज में ये ब्लैक आउट मत कर दीजिए। आप कांग्रेस की हालत अब ये होगी कि जैसे मोदी जी ने भी पार्लियामेंट में कहा कि काला टीका, कांग्रेसी लोग जो कांग्रेस स्पोर्ट्स में ना हर एक चीज काले चश्मे से ही देखते हैं। कुछ हो सकती है गवर्नमेंट की कोई भारत सरकार की कमियां हो, उनको याद है, लेकिन प्रॉपर वे में ये चीज। बिल्कुल, मैं आपने अच्छा जिक्र किया। मैं भुवन जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, आप लोग जिस तरह से कह रहे हैं जनता को लूटा जा रहा है, लेकिन आईएमएफ की जो हालिया रिपोर्ट आई थी उसमें बताया था कि आने वाले वक्त में भारत किस तरह से एक मजबूत अर्थव्यवस्था बनकर उभरेगा, और उसके बाद सबसे अहम चीज है कि अमेरिका की हालत खराब रहने वाली है और चीन भी बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं करने वाला है। इसका जवाब मैं आपसे ले रही हूँ, भास्कर जी। देखिए, मैं आपसे देखिए, जो आज स्थिति है देश की, अनुमान क्या हुई है इस आजाद भारत में। कभी जो हमारे यहाँ का जो सर, इनको थोड़ा सा नोट निकाला, 3 लाख फैक्ट्रियां बंद हुई। आदेश जी, अभी आपको पूरा मौका दिया था बोलने का। सर, दूसरे लोग भी तो है ना डिबेट में, फिर आप मुझ पे सवाल उठाएंगे। एक बार उनका जवाब तो ले ले सर। आदेश जी, उनका जवाब ले लूं मैं एक बार, उन्हें भी तो मौका मिलना चाहिए। जी भास्कर जी। देखिए, मैं आजाद भारत में जिसको ये अमृतकाल कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के, ऐसी घटनाएं पूरे देश ने नहीं देखी हैं। हमने क्या देखने का काम करा,
लोकतंत्र का जो मंदिर है वहां पर 144 सांसद इसलिए हटा दिए जाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद ने पास दिए, जिसके वजह से वो युवक युवती आए तो उनकी आवाज वो उठा रहे थे। ये अमृतकाल कहाँ से हो सकता है? आपने देखिए इजराइल का मैंने उदाहरण दिया, मैंने कहा इजराइल में आप बताइए कि आप अपनी भाई बहन या बेटे बेटी को हम लोग इजराइल भेज सकते हैं कि पता है कि वहां पर मौत का तांडव हो रहा है, युद्ध का देश है? कैसे सरकार सोच सकती है? कैसे जो सरकार का कर्तव्य होता है, केंद्र सरकार का, प्रदेश सरकार का संजीदा होती है हमारे नवयुवक नवयुवतियों के प्रति, ये सरकार इतनी वो है कि उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर अपनी अक्षमता जो इन्होंने वादा करा था 2 करोड़ नौकरी का, उसको बचाने के लिए उनको इजराइल भेजने की चेष्टा कर रही है सरकार। आप बताइए स्थिति कहाँ देश के लिए अच्छी है? और बताइए रोज जो देश में नौजवान जाता था, देश में नौजवान सेना में इसलिए नहीं जाता था नौकरी के लिए, वो जाता था वहां पर अपनी जान लुटाने के लिए। देश का उसका देशभक्ति का भाव उसके अंदर कूट कूट के भरा होता था। आज 4 साल के बाद उसको आज बेरोजगार हो जाएगा। ये सरकार पहली बार लाई है। ये देश का कैसे अमृतकाल हो सकता है? मैं बिल्कुल आपसे कैसा अमृतकाल है, मैं जवाब लूंगी आलोक जी से। आदेश जी, एक और आप कमेंट कर रहे थे, आप उसका बता दीजिए क्या कमेंट है, फिर आलोक जी जवाब देंगे आप सभी के। आदेश जी। मैं सिर्फ ये कह रहा था कि जो काले धन की बात करते थे, 7,500 करोड़ रुपए काला धन था जो आज बढ़ के 25,000 करोड़ रुपए हो गया है। सरकार ने क्या किया? सरकार ने रुपए को डायलिसिस पे बताया था, 57 रुपए का डॉलर था, आज 90 रुपए से ऊपर हो गया है। तो सरकार बताए कि ये किस तरह का ग्रोथ है कि हमारे रुपए का डिवैल्यूएशन होता जा रहा है। हर चीज पे सरकार का फेलियर है। मैं सिर्फ यही आपसे बड़ी विनती के साथ कहना चाहता हूं। मैं इसका जवाब आलोक जी से ले लेते हैं। हाँ, आलोक जी, रुपए का फेलियर हो रहा है, रुपए के बारे में भी कहा जा रहा है कि गिरावट हो रही है। भास्कर जी भी कह रहे हैं कि इजराइल के बारे में सब कुछ जो चल रहा है, बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं एनडीए पर और आपको इनका जवाब देना चाहिए। मैं आदेश जी से पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस शासनकाल में जितने घोटाले हुए और स्कैम हुए, अपने 60 वर्षों के कार्यकाल में, आलोक जी सर फाइनल कमेंट का टाइम चल रहा है। भास्कर जी आप सबसे मैंने जवाब ले लिया है सर, फाइनल कमेंट है लास्ट में, इनके बाद वाइंड अप भी करना है। 60 साल के कार्यकाल में 3,28 अरब डॉलर का घोटाला कांग्रेस ने किया विभिन्न घोटाले में। लेकिन हमारे शासनकाल में एक भी व्यक्ति किसी भी स्कैम में, कोई भी नेता या कोई भी हमारा कार्यकर्ता नहीं पकड़ा गया। एक स्कैम नहीं, स्कैम फ्री गवर्नमेंट 10 साल में मिली है भारत को, और अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जितना इस कार्यकाल में आया है उतना आज तक आजाद भारत में कभी नहीं आया। हर तरफ 1,74,000 गांवों को मुझे लगता है आलोक जी आपके पास सरकार की उपलब्धियां गिनाने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन विपक्ष आपके जवाबों से संतुष्ट नहीं है, लेकिन वक्त की कमी है, चर्चा को विराम देना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आलोक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। भुवन जी, सुशील जी, आदेश जी, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो 12 बजे श्वेत पत्र पर चर्चा की जानी है। बने रहिए आप न्यूज इंडिया के साथ। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही।